नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा विषय है वो है पवन के निक्षेपण कार्य से बनी शतलाकृतियाँ। विषय का नाम है पवन के निक्षेपण कार्य से बनी शतलाकृतियाँ। पवन की निक्षेपण क्रिया से बनने वाले प्रमुख भू आकार निम्नलिखित हैं। पहले बनते हैं उर्मिकाएँ। उर्मिकाएँ क्या होती हैं? रेतीले मरुस्थलों की सतह पर समुद्री लहरों जैसे निशान पाए जाते हैं, जिन्हें उर्मिकाएँ कहा जाता है। इनकी रचना पवन की दिशा के समकोण पर महीन रेत के निक्षेपण से होती है। पवन की दिशा बदलने पर उर्मिकाएँ बिगड़ जाती है। दूसरा पॉइंट है बालू के टिब्बे और बालू का स्तूप। इनका निर्माण कैसे होता है? जब बालू से लदी पवन की गति कम होने लगती है या पवन के मार्ग में कोई अवरोध आ जाता है, अवरोध जैसे पेड़ पौधे, चट्टान इत्यादि, तो पवन ढोई हुई सामग्री का निक्षेपण करने लगती है। टिब्बों के निर्माण के लिए झाड़ियाँ, मकान, उभरी हुई चट्टानें, ऊँट जैसे पशु व मृत शरीर भी अवरोधक का केंद्रक का काम करते हैं। इन अवरोधकों के सहारे धीरे धीरे बालू की विशाल मात्रा इकट्ठी होती जाती है, जिसे बालू का टिब्बा कहा जाता है। पवन की दिशा में इनका ढाल साधारण तथा विपरीत दिशा में ढाल तीव्र होता है। बालू के टिब्बों के आकार। बालू के स्तूपों के साधारण ऊंचाई 2 से 3 मीटर से 300 मीटर तक पाई जाती है। ये 3 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक लंबे होते हैं। बालू के टिब्बों का आगे खिसकना। यदि लंबे समय तक पवन एक ही दिशा में बहती रहे और विस्तृत क्षेत्र में वनस्पति आवरण का अभाव हो, तो बालू के टिल्ले पवन की दिशा में खिसकते रहते हैं। पवन मुखी मंद ढाल से बालू को उड़ाकर पवन विमुखी तीव्र ढाल पर जमा करती रहती है। इस प्रकार रेत टिब्बों के पिछले भाग से आगे भाग में पहुंचती रहती है और बालू का टिब्बा आगे की ओर सरकता रहता है। इनके खिसकाव की सामान्य गति 5 से 30 मीटर प्रति वर्ष होती है। चित्र 13.13 में बालू का स्तूपों का खिसकना दर्शाया गया है। बालू के टिब्बों के प्रकार। मुख्य रूप से बालू के टिब्बे 2 प्रकार के होते हैं। पहला है बरखान टिब्बे। बरखान टिब्बे क्या होते हैं? बरखान तुर्की भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है किर्गिज स्टेपी में बालू की पहाड़ी। बरखान विशेष आकृति वाले बालू के टिल्ले या पहाड़ियाँ होती हैं, जो वायु की दिशा में आड़ी बनती है। इनका अग्रभाग चंद्राकार होता है और इनके दोनों छोरों पर पवन की दिशा में एक एक सींग जैसी आकृति निकलती रहती है। बरखान का पवन विमुखी ढाल उत्तल और मंद होता है, जबकि पवन विमुखी ढाल तीव्र और अवतल होता है। इस तीव्र ढाल से उतरती हुई पवन भूमि पर घसीटती हुई बहती है, जिससे उसमें भौर गति पैदा होती है। इससे टिब्बे के किनारे भीतर की ओर दबते हैं और बरखान अर्धचंद्राकार जैसी विचित्र आकृति बन जाता है। बरखान सामान्यतः समूह में पाए जाते हैं। बालू के सामान्य टिब्बों की भांति बरखान भी आगे खिसकते हैं। इनकी ऊंचाई 30 मीटर तक होती है। बरखान मुख्यतः तुर्कमेनिस्तान, एटाकामा, ये दक्षिणी अमेरिका का एक उष्ण मरुस्थल है तथा सहारा मरुस्थलों में पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ टिब्बे। इस प्रकार के टिब्बे हल्की या अक्षीण व अल्प बल समीर द्वारा उन मरुस्थलों में बनते हैं जहां रेत बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे मरुस्थलों में जब लंबे समय तक एक ही दिशा में पवन बहती रहती है, तो उसके समकोण में बालू की उर्मिकाएँ बन जाती है। इन समानांतर उर्मिकाओं के बीच तेज गति से बहती पवन भंवर पैदा कर देती है, जिससे भंवर वाला भाग गहरा होने लगता है और पार्श्वों पर अनुप्रस्थ टिब्बों के रूप में बालू जमा होने लगती है। इस प्रकार के टिब्बे समुद्र के तटों पर भी
बने मिलते हैं। दूसरे हैं अनुदैर्ध्य टिब्बे। मरुस्थलों में कई बार बालू के टिब्बे पवन की प्रवाह दिशा के समानांतर लंबी कटकों के रूप में पाए जाते हैं। इन्हें अनुदैर्ध्य टिल्ले या सीफ कहा जाता है। सीफ अरबी भाषा का शब्द है जिसका अभिप्राय है तलवार से है। बरखान वाले क्षेत्रों में यदि पवन काफ़ी समय तक लंबो दिशा में बहती रहे तो कुछ समय बाद बरखान का एक सींग लंबा होकर अनुदैर्ध्य टिल्ले में बदल जाता है। लोएस पवन जो अत्यंत महीन धूल कणों को मरुस्थल प्रदेशों से दूर विस्तृत मैदानों के रूप में निक्षेपित कर देती है, जिसे लोएस कहते हैं। लोएस शब्द जर्मनी के अल्सेस प्रांत के लोएस नामक गांव से जुड़ा है, जहां इस प्रकार के निक्षेपण सबसे पहले देखे गए थे। यह हल्के भूरे व पीले रंग की आटे के समान महीन मिट्टी होती है। लोएस के जमाव में परतें नहीं मिलती। इनकी साधारण गहराई 13 से 15 मीटर तक होती है। उत्तर पश्चिम चीन के ह्वांगो बेसिन का लोएस पठार 2.5 लाख वर्ग मील में विस्तृत है और यह लोएस निक्षेपों की मोटाई 200 से 500 फुट तक है। यह लोएस गोबी के मरुस्थल से उड़ाकर यहाँ पहुँची है। सिंचाई की सुविधा मिलने पर लोएस अत्यंत उपजाऊ मिट्टी सिद्ध होती है। अर्ध शुष्क प्रदेशों में पवन के साथ साथ आंधियों के दौरान होने वाली वर्षा व बहते हुए जल का कार्य भी महत्वपूर्ण होता जाता है। वहाँ कटाव तथा जमाव की सम्मिलित क्रिया के निम्नलिखित प्रकार की कुछ प्रमुख भूआकृतियाँ बनती है। पहला पॉइंट है पेडिमेंट। मरुस्थलों में प्राय किसी पर्वत या पठार इसेलबर्ग की तलहटी में एक सामान्य ढाल वाला मैदान फैला होता है। ऐसे चिकना चट्टानी समतल भूभाग पेडिमेंट कहलाता है। यह मुख्यतः पानी के कटाव व अपक्षय से बनता है। कई बार पवन भी पेडिमेंट की रचना में सहायक होती है। बजाड़ा। पेडिमेंट का निचला भाग बजाड़ा कहलाता है। बजाड़ा का निर्माण तब होता है जब पेडिमेंट के निर्माण के समय बहकर आए हुए पदार्थ व रेत पेडिमेंट के निचले भागों में जमा होने लगते हैं। यहाँ मोटे और बारीक कणों का जमाव अलग अलग मोटाई की परतों में पाया जाता है। पलाया छिछले दलदल। जिन मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय भागों में नदी नालों का पानी इकट्ठा होता रहता है, वहाँ मिट्टी के जमाव में लवण या नमक शामिल हो जाते हैं। लवण युक्त मिट्टी से परतें कठोर बनती है, जिन्हें ड्यूरा क्रस्ट कहा जाता है। वर्षा के दिनों में इन नमकीन परतों पर जल भर जाने से खारे व छिछले दलदल बन जाते हैं। राजस्थान में सांबा झील, डिडवाना झील और लूणकर सर तथा पंचभद्रा आदि ऐसी ही खारी दलदले झीलें हैं। चित्र 13.17 में दर्शाया गया है। बजाड़ा को, पलाया को, पर्वताग्र पेडिमेंट को। ये बेटा चित्र 13.17 में मरुस्थल क्षेत्रों में पलाया, बजाड़ा और पेडिमेंट को दर्शाया गया है।